नमस्ते। घर का सपना पूरा करना कितना आसान हुआ, आपने बिल्कुल सही थंबनेल में पढ़ा है। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं या ऑलरेडी ले चुके हैं तो इसके बारे में आपको सारी जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि आज में से हर कोई की यही इच्छा होती है। जैसे कुछ कमाने लगते हैं, यही स्वप्न देखते हैं कि अपना आश्रय होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, या एंसेस्ट्रल है तो उसे और बेहतर बनाया जाए। और आज तो देख ही रहे हैं कितना हमारी जीवन शैली फास्ट हो चुकी है। 25 से 30 साल के लड़के जो इतना अच्छे पैकेज में हैं, 30 साल से पहले ही घर बना लेते हैं। और वह घर बनाना या घर खरीदना तभी मुमकिन हो सकता है जब आप होम लोन लें। यानी कि डाउन पेमेंट से तो यह कदापि संभव शायद सबके लिए ना हो पाए। तो आज का वीडियो, आप अगर लोन ले चुके हैं या लोन लेने में अब रुचि रखते हैं, इसके साथ ही आप बैंक में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, आपको इन कैडर प्रमोशन चाहिए, आउट ऑफ कैडर प्रमोशन चाहिए, अगर बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि लोन को डील कर रहा उस संस्था से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, उन सब के लिए यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आगे की वीडियो मैं प्रारंभ करूं इससे पहले मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं, लिविंग हैप्पीली चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब और लाइक कर लें और आगे की यात्रा हमारे साथ प्रारंभ करें। तो इस वीडियो में मुख्यतः मैं बात करूंगा होम लोन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, किस मकसद से, किस उद्देश्य से इसे लिया जाता है, उसकी जो फैसिलिटी होती है, किस प्रकार की वो फैसिलिटी आपको देंगे, लोन का टेनर कितने समय के लिए होगा, कितने को बोरोवर यानी कि कितने लोनी हो सकते हैं, एलिजिबल आपके लिए इनकम क्या होगा, कितने कैटेगरी के हैं। इसके साथ ही कई टेक्निकल वर्ड्स हैं जो अभी तक आप सुनते रहे होंगे, ईएमआई, एनएमआई रेशियो, एलटीवी रेशियो, ये सब बड़े ही टेक्निकल वर्ड्स हैं। शायद आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया होगा, पर आज इस वीडियो देखने के बाद मैं दावा करता हूं कि इन सब टेक्निकल टर्म को भी आप बड़े ही आम भाषा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि क्वांटम ऑफ लोन क्या हो सकता है, यानी कि लोन की मात्रा कितनी होगी, किस तरह से उसे रिम्बर्समेंट कर सकते हैं, क्या सूद का दर, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, प्रोसेसिंग फी का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या प्री क्लोजर का भी प्रावधान है, उसके लिए क्या पेनाल्टी है, क्या सिक्योरिटी है। तो ये तमाम बात को आप हमारे वीडियो में देखने जा रहे हैं। बेशक यह थोड़ा सा बृहत होने जा रहा है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चूंकि ये सब विषय थोड़ा सा विस्तार है तो हम व्याख्या कम करेंगे और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द सारे बिंदुओं पर हम जिक्र कर लें, और विस्तार की भी वीडियो हमारे आगे की श्रृंखला में आ रही है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं कि अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं, हो सकता है पालीशान मकान में रह रहे हों, तब भी यह वीडियो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप अपने अधीनस्थ काम करते हुए कर्मचारी को, स्टाफ को आप बता सकते हैं ये सारी अर्जित की हुई ज्ञान, या फिर इस वीडियो की लिंक ही उन्हें फॉरवर्ड कर उन्हें भी जागरूक कर सकते हैं, ताकि उन्हें मदद मिलेगा और आपको भी पुण्य मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एलिजिबल इनकम क्या होना चाहिए। तो इसमें मैं प्रमुखतः 3 भाग में बांटा हूं आपको समझाने के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहला तो है जो रेगुलर इनकम, यानी कि सैलरी के थ्रू आते हैं, जो सैलराइज पर्सन है या पेंशनर ही हैं, जिनकी फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है। तो उनके लिए फॉर्म 16 मिलता है उनके एम्प्लॉयर की ओर से, या फिर ITR जो भरते हैं। तो ये लास्ट 2 इयर्स का, उसमें सारे डिटेल्स ये हो जाते हैं, एवरेज उससे पता लग जाता है कि उनके लिए मैक्सिमम परमिजिबल अमाउंट क्या है। उसी के आधार पर आपके बैंक के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जिस किसी से भी आप लोन लेना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं उन्हें लेंडर कह के संबोधित करूंगा, तो उस लेंडर के द्वारा आपकी NMI यानी कि नेट मंथली इनकम डिसाइड हो जाएगी वो सैलरी के आधार पर ही। तो आप कहेंगे कि ये NMI क्या हुआ, तो सबसे पहले तो इसे ही मैं बता देता हूं। आपकी जो सैलरी आ रही है, आपके कितने आ रहे हैं, यह तो सैलरी हो गया। तो फिर नेट मंथली इनकम क्या हुआ, नेट और ग्रॉस, इतना तो आपको पता ही होगा कि ग्रॉस पूरा होता है और नेट होता है मीन्स काट छांट के, रिजिडुअल। अब क्या काटा छांटा जाएगा, तो इस कंप्लीट सैलरी से कितने इनकम टैक्स कट जा रहे हैं, कितने और भी आप लोन ले रहे हैं,
ले रखे हैं वहाँ कट जा रहा, या कोई और भी लाइबिलिटीज है यहाँ कट जा रहा है, आपको देना पड़ रहा है, कोई पीएफ सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, कोई इंश्योरेंस का कर रहे हैं, तमाम तरह की कटिंग्स हो सकती है आपकी सैलरी में। ये सब कटिंग के बाद और भी कोई आउटस्टैंडिंग ईएमआई देने के बाद अब जो बच रहा है वही कहलाता है नेट मंथली इनकम। अब बैंक क्या करेगी, इसी नेट मंथली इनकम से अपने ईएमआई को सेट करने के लिए और कितने अमाउंट आपको एलिजिबिलिटी होता है यह तय करेगा। तो यह नेट मंथली इनकम कहाँ दिखेगा, आपके सैलरी स्लिप में, फॉर्म 16 में, आईटी फॉर्म में, जहाँ से कि अगर इसके साथ ही आप दिखला सकते हैं कुछ वेरिएबल पे होते हैं, जैसे आपके परफॉर्मेंस लिंक पे हो सकते हैं जो कि साल में एक बार आते हैं, बोनस हो सकते हैं क्वार्टरली आने वाले, कोई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हो सकते हैं, ओवर टाइम अलाउंसेस हो सकते हैं, या रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऐसा कुछ हो सकते हैं। तो ये सब आपके सैलरी इनकम में जुड़ेंगे और वही आपके एवरेज लास्ट 2 इयर्स का यह लेंगे एनएमआई कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें कि टैक्स का या किसी प्रकार की संवैधानिक कटौती है यानी कि स्टैच्यूटरी डिडक्शन है, इन्हें भी वो कंसीडर करेंगे। अब तो यह हो गया कि सैलराइज के लिए क्या चाहिए। तो सैलराइज तो हमारे भारतवर्ष में बड़े ही कम ही हैं। अब नॉन सैलराइज पर्सन यानी कि वो खुद पेशेवर हैं या किसी उद्यम में कार्यरत हैं, छोटे मोटे वो व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो अपने उद्यम में स्टार्टअप में डायरेक्टर हों, जॉइंट डायरेक्टर हों, किसी भी तरह से वो अर्न कर रहे हो, सैलरी के रूप में नहीं, वो डिविडेंड के रूप में, इनकम के रूप में वो जनरेट कर रहे हैं, तो उन्हें नॉन सैलराइज पर्सन में मैं कहूँगा। तो उनके लिए आईटी रिटर्न चाहिए लास्ट 3 साल के लिए, यानी कि मूल अंतर यहाँ हो गया, सैलराइज के लिए सिर्फ 2 साल चाहिए था और नॉन सैलराइज के लिए 3 साल का चाहिए। अब इसी से मैक्सिमम परमिजिबल लोन अमाउंट जो है वह कैलकुलेट होगा कैसे, नेट एनुअल इनकम में। सैलराइज के लिए हो रहा था नेट मंथली इनकम एनएमआई से, और यहां होगा एनएआई नेट एनुअल इनकम से, क्योंकि बिजनेसमैन है, हो सकता है वो सीजन का समय नहीं हो, कोई ऐसा 1-2 महीना का स्पेल हो गया हो कि उस महीने में बहुत ही कम आय हुई हो, तो इसीलिए उन्हें लेंडर ने यह फैसिलिटी दिया कि उनका जो आय है उसका आकलन वर्ष के आधार पर किया जाएगा। और यह सब कहां से निकलेगा, तो उनके इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं वहां से। एवरेज डिप्रिसिएशन जो होता 3 साल का यह भी लिया जाएगा और अंतिम का लिया जाएगा, और जो भी उसमें से सबसे कम होगा यही काउंट किया जाएगा। तो नेट एनुअल इनकम या तो इंडिविजुअल हैं या कोई प्रोपराइटर बेसिस पर बिजनेस हैं, आप खुद मालिकाना अधिकार रखते हैं, आपके अंदर कुछ स्टाफ हैं, तो ये सब में डिप्रिसिएशन भी काउंट होगा। और ये सब इनकम टैक्स जो फाइल आप कर रहे हैं यह ऑडिटेड बैलेंस शीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख के दे दिए, अपने रजिस्टर बना लिए। ये चार्टेड अकाउंट, सर्टिफाइड चार्टेड अकाउंट के द्वारा ऑडिटेड बैलेंस शीट होना चाहिए, उसे ही यह माना जाएगा। और यह जो बैलेंस शीट है पिछले 9 महीना के अंदर का ही ऑडिटेड होना चाहिए। और अगर यह ऑडिटेड इस तरह से कई बार हो सकते हैं, जैसे अभी कोरोना काल में या कई बार ऐसे हो जाते हैं बिजनेसमैन के साथ कि लास्ट 2 इयर्स का एट ए टाइम ही वो आईटी भरते हैं, तो इस समय में थोड़ी सी उनको परेशानी होगी, क्योंकि उन्हें यह कारण भी देना पड़ेगा कि पिछले 2 साल से क्यों नहीं भरे, अभी ही क्यों दे रहे हैं। तो ये सब तो है नॉन सैलराइज के लिए। अब तीसरा कैटेगरी है जो किसान हैं, एग्रीकल्चरिस्ट, खेत में काम करने वाले ही नहीं, चाहे वो मुर्गी फार्म चलाते हों, कोई ऑर्चर्ड चलाते हों, या कोई छोटे मोटे कृषि कार्य से ही संबंधित हैं, तो उन्हें भी लोन लेने का अधिकार है। आपको भी अपना सपना साकार करने का पूरा अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो ओनली सैलराइज ही लेंगे, एक किसान को भी अपने खूबसूरत सपनों का घर बनाने का अधिकार है। तो उसे कैसे मिलेगा, उनके लिए एनएआई नेट एनुअल इनकम जो है वह कहाँ से होगा, तो उनके क्या नेचर ऑफ एक्टिविटीज हैं, किस तरह का उत्पादन हो, कृषि करते हैं, चाहे वो फार्मिंग हो, डेयरी का हो, पोल्ट्री हो या ऑर्चर्ड्स हो, किसी भी तरह का, उनके पास कितने जमीन है, लैंड होल्डिंग क्या है, उनके क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, कौन से फसल को लगाते हैं, उनकी फसल कब आती है, कितने आती है, मार्केट में कितनी पूछ है, इन सभी के आधार पर इसी से उनके इनकम
पता चल जाता है, और यह सब उस एरिया के लिए, उस ज्योग्राफिकल एरिया के लिए स्पेसिफिक होता है। जब यह मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट जो ये तीनों लोगों के लिए दिया जा रहा, तो इसमें रेंट अगर आपको आ रहा है किसी तरह से हाउस का, फ्लैट का, तो यह भी आपके इसमें जुड़ेगा, लेकिन उसे भी आपके इनकम में जुड़ेगा, जो कि आपके एलिजिबिलिटी अमाउंट को बढ़ाएगा। लेकिन कंडीशन यह है कि वह इनकम टैक्स में आपको दिखाना है, और आपको रेंट रिसिप्ट भी दिखाना है कि आप रेंट ले रहे हैं इस रेंट रिसिप्ट के बाद। तो ये सब कुछ आपको वहाँ जुड़ जाएगा, जो कि आपको आगे की यात्रा में मदद करेगा, एनएमआई या एनएआई बनेगा। तो अभी तक तो अब ये क्लियर कंसेप्ट हो गया। अब मैं प्रमुख हिस्सा में आ गया हूँ, जहाँ मैं बात करूँगा कि होम लोन जो आप ले रहे हैं उसकी मकसद, उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ मैं बिंदुवत बना लिया हूँ। तो सबसे पहला तो यही उद्देश्य होना चाहिए कि आप किसी जमीन के हिस्से को, प्लॉट ऑफ लैंड खरीदना चाहते हैं, या खरीदा हुआ है उस पर आप निर्माण करना चाहते हैं। दूसरा हो सकता है कि ऑलरेडी वह घर बना हुआ है, फ्लैट बना हुआ है, उसे आप खरीदना चाहते हैं। तीसरा हो सकता है कि कोई पुराना घर है या कोई फ्लैट है, उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, चाहे वह आपके द्वारा ही हो या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को हो। अगला उद्देश्य हो सकता है कि आप उसमें कोई रिपेयर कराना चाहते हैं, कोई रिनोवेट कराना चाहते हैं आपके एग्जिस्टिंग हाउस में या फ्लैट में। या फिर यह भी हो सकता है कि होम लोन किसी और संस्था से आप ले चुके हैं, किसी और बैंक से, एफआई से, एचएफसी से, और अब कहीं और संस्था को शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी कि स्विच ओवर ऑफ पोर्टेबिलिटी ऑफ लेंडर करना चाहते हैं। तो यह भी संभव है। और यह भी हो सकता है उद्देश्य कि आपने अब मकान बना लिया, आपके सारे लिक्विडिटी सीज हो गए, अब आपके पास पैसे नहीं रह गए, तब उस हाल में फर्निशिंग के लिए या फिर सिर्फ इंटीरियर वर्क के लिए भी आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आता है, इसके लिए भी आपको होम लोन दिया जाएगा। और इसका उद्देश्य, अगर आपने खर्च कर दिया कहीं से भी, किसी भी तरह से लेके, उसको रिम्बर्स भी हो सकता है, कहीं और से आपने इन्वेस्ट किया है, तो इसे भी लोन के द्वारा रिम्बर्स कर सकते हैं, जो कि पिछले 12 महीने के अंदर ही अगर आपने किया है खर्च, तो वह रिम्बर्स हो सकता है। वह आपके हाउस, फ्लैट, कंस्ट्रक्शन में रिपेयर, एक्सटेंशन किसी भी प्रकार का हुआ हो, ये सब आपको रिम्बर्समेंट भी लेंडर के द्वारा दिया जाएगा। अब बात करता हूं कि अगर आपके पास 2 या 2 घर से पहले ही से ज़्यादा है, तो आपको परेशानी नहीं होगा। आपका लोन टाइप जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, उसे बोलते हैं सीआरई होम लोन के लिए एक्सपोजर होगा। इसका विस्तार में हम बात करेंगे। तो अगर 2 यूनिट से ज़्यादा लेना चाहते हैं आप एक ही कॉम्प्लेक्स में या एक ही सोसाइटी में, एक ही अपार्टमेंट में, तब आपको नहीं मिलेगा 2 से ज़्यादा। यानी कि 2 तक तो आप ले सकते हैं खुद के लिए, स्पाउस के लिए, कैसे भी। 2 से ज़्यादा आपको सेम अपार्टमेंट में नहीं मिलेगा। तो यह आप याद रखिए। अगला बिंदु और लास्ट बिंदु है कि अगर आप रियल इस्टेट में ही हैं, बिल्डर हैं, आप इसी सेक्टर में हैं, तो आपको तब लोन नहीं मिलेगा जब आप स्वयं बिल्डर हैं या उसके पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं, और खुद के ही प्रोजेक्ट जो आपका है उसी में एक्वायर करना चाहते हैं। कोई भी एक फ्लैट हो, हाउस हो, यूनिट हो, प्लॉट हो, तब आपको स्वयं अपने कंपनी का ही नहीं मिलेगा उसके लिए लोन। तो यह तो उद्देश्य हो गया कि किस पर्पस से हमें होम लोन मिलेगा। तो यह मुझे उम्मीद है कि आपके सपने इसी के अंदर आ रहे होंगे और आपको अवश्य ही मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं फैसिलिटी की कि किस प्रकार मिलती है, तो प्रमुखतः यह 2 प्रकार का होता है। टर्म लोन, यानी कि एट ए टाइम फुल अमाउंट दे दिया जाएगा आपके अकाउंट में, नहीं, जहां से आप खरीद रहे हैं, जहां से कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, उन्हें डीडी के रूप में या अकाउंट ट्रांसफर में, बहुत ही एक्सट्रीम केस में आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट, जिसे मैक्स गेन भी कहा जाता है। यानी कि आप खुचुर खुचुर थोड़ा थोड़ा भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं, जो कि ज़्यादा बेनिफिटेबल होता है। हालांकि उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। और ओवरड्राफ्ट मैक्स गेन फैसिलिटी के लिए आपको हायर अमाउंट का होम लोन चाहिए, यानी कि 20 लाख से ऊपर का चाहिए, तब ये ओवरड्राफ्ट दिया जाता है। तो यह तो 2 फैसिलिटी हो गया। अब मैं बात करूँगा एलिजिबिलिटी का
कि आपकी जो सुयोग्यता है, इसके लिए हमारी एज क्या होना चाहिए। जैसा कि आज बड़े ही फास्ट हमारा समाज बढ़ रहा है, बड़े ही जल्दी नौकरी मिल रहा है, बड़े अच्छे अच्छे पैकेज में जा रहे हैं। कई बार मैंने देखा कि उनके पिताजी 60 इयर्स के बाद जिस ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, एवरीथिंग हाथ में लेके, पीएफ लेके जितना रिटायर हुए थे, उतना में उनके संतान पहला पैकेज ही ले रहे हैं। तो आज के बच्चों की फाइनेंशियल पावर जो है बहुत अधिक ट्रिमेंडस बढ़ गई है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए 18 साल के बच्चे भी लोन ले सकते हैं। उनके लिए स्टडी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जो कि किसी भी एग्रीकल्चर में ही क्यों ना हो या कोई एलाइड एक्टिविटीज में ही क्यों ना हो। तो आप देख ही रहे हैं कितना आसान है। आप 18 साल के भी हो चुके हैं तो आप अपना सपने को साकार कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर लोन टेनर की बात की जाए कि अधिकतम कितने समय तक मैं लेंडर को चुका सकता हूं, तो यह 30 इयर्स होते हैं। इसके लिए लिक्विडेशन होम लोन है, जो कि और इसके साथ दूसरा कंडीशन भी है कि 70 इयर्स से पहले, और तीसरा कंडीशन है जो भी इससे पहले हो रहा है, यानी कि 18 वाले लेंगे तो उनके लिए 30 पर ही जाएगा। लेकिन अगर 50 के ऑलरेडी हो चुके हैं तब उन्हें 70 इयर्स का कैपिंग लेना पड़ेगा। तो यह तो लोन टेनर की बात हुई। अब इसी में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जाती है। कुछ इस तरह के स्कीम होते हैं, कुछ इस तरह के पेंशनर होते हैं, कस्टमर होते हैं, उन्हें कुछ लेंडर्स कंसेशन भी देके 75 तक भी बढ़ा दिया जाता है। जैसे स्टाफ हैं, स्टाफ के लिए भी यह 75 कर दिया जाता है, यानी कि 70 to 75 एक्सट्रीम केसेस में, यह एक्सेप्शनल केसेस में पॉसिबल होता है। अब बात करूंगा कि को बोरोवर कितने हों। कई लोग अपने ज़मीन स्पाउज के नाम से खरीदते हैं, जो कि एक फ़ायदा भी है। उन्हें कल होके, जैसे कोई पुरुष हैं और महिला को उन्होंने जॉइंट में रखा है, चूंकि महिला को उस संपत्ति का भारत के कानून के मुताबिक अधिकार नहीं मिल सकता स्वतः, क्योंकि वह कानून के मुताबिक लीगल हेयर को मिल जाता है, पत्नी को नहीं मिलता। पत्नी को दिलाने के लिए स्पाउज जब ज्वाइंट होती हैं तब उन्हें भी कानूनी अधिकार उस संपत्ति का मिलता है। नहीं तो आज आप देख ही पा रहे होंगे कि हमारे समाज में बड़े बूढ़ों के कितनी दुर्दशा है। तो इसलिए कई लोग प्रेफर करते हैं अपने स्पाउज को ज्वाइंट ऑनर रखने के लिए। तब जब ज्वाइंट ऑनर हैं तो उन्हें ज्वाइंट लोनी भी बनना पड़ेगा, यानी कि को बोरोवर भी बनना पड़ता है। तो इसके लिए मैक्सिमम 3 रखा गया है, जिसमें उसके स्पाउज हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं या सिबलिंग हो सकते हैं। और इसी में इससे बाहर जाने के लिए भी सैंक्शन लेने का प्रावधान है, जो उनके मेरिट पर डिपेंड करता है। बशर्ते यहाँ जो ज्वाइंट वाले का ज्वाइंट नेम से वह अकाउंट होना चाहिए, ज्वाइंट लोनी में देना पड़ेगा, को एप्लीकेंट होना पड़ेगा। तो इस तरह से 3 तक मैक्सिमम ले सकते हैं। अगला जो मैंने बात किया था कि EMI, इक्विटेबल मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि आप जो लोन ले रहे हैं इसे लौटाना है। इसमें 2 पद होंगे, पहला कैपिटल का, दूसरा इंटरेस्ट का। तो जैसे जैसे आप जमा करेंगे मंथली, इस तरह से आपका कैपिटल भी घटेगा और इंटरेस्ट की अमाउंट भी घटेगा। लेकिन इस तरह से घटना बढ़ना यह सब तय नहीं किया जाता, इसे फ्लैट रखा जाता है, उसे ही EMI बोलते हैं, जो कि आपको एक कस्टमर को झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी तय कर दिया गया मंथली आपको देते जाना। अब मैंने NMI बता ही दिया, तो यहाँ EMI और NMI का रेशियो का क्या महत्व है? तो यही महत्व है कि आपकी जो EMI पे करने की क्षमता है यह NMI के द्वारा भाग दिया जाएगा। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर कहें, आप EMI कब दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? आपके पास इतना डिस्पोजेबल इनकम होना चाहिए, यानी कि सारे खर्चों को काट के होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि अगर 30,000 आपका EMI है और आपका 30,000 ही टोटल इनकम ही है, यानी कि NMI है, तो कैसे दे पाएंगे? संभव है? बाकी आजीविका कैसे चलेगा? तो इसीलिए EMI जो है उसके लिए आपके पास डिस्पोजेबल इनकम होना चाहिए। और ये
कैसे होता है? जो आपका नेट मंथली इनकम है उसे ईएमआई से भाग देकर निकाला जाता है। तो इसको सिंपल करके मैं बताता हूं। अलग अलग लेंडर अलग अलग तरह के रखते हैं। जैसे जितना कम आप रहेंगे, जितने लो इनकम आपका होगा, यानी कि एनएमआई जितना कम होगा, उतना ही ईएमआई भी परसेंटेज भी कम होंगे। अब जो नियम की बात करता हूं, वह अगर 1.2 लाख तक आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ईएमआई एनएमआई 20% तक ही मिलेगा। यानी कि पर मंथ अगर 10,000 ही आप अर्न कर रहे हैं तो उस 10,000 का मैक्सिमम 20% ही आप इनकम में ईएमआई के रूप में दे सकते हैं, यानी कि 2,000 दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि 8,000 आपको आजीविका के लिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसी तरह से जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, यानी कि 1.2 लाख से लेके 3 लाख के तक में आ जाएगा, तब आपका ईएमआई एनएमआई रेशियो 30% हो जाएगा। यानी कि अगर आप 30,000 कमा रहे हैं और 3.6 लाख कमा रहे हैं, 3 लाख तक कमा रहे हैं, तो 30% यानी कि 3 लाख का 90,000 तक आप दे सकते हैं। यानी कि 2,10,000 में आपका अपना वार्षिक जो आजीविका है यह चल सकता है। इसी तरह से इसका एक ब्रैकेट है। तो आप यह समझ पाए होंगे कि ईएमआई एनएमआई का क्या मकसद है। आपके जो लेजिटिमेट इनकम है उन्हें ही यहां कंसीडर किया जाएगा। किसी भी और प्रकार की इनकम है जिसे आप आईटी में नहीं रिटर्न कर पा रहे हैं, इसका कंसीडरेशन यहां कदापि नहीं किया जाएगा। यही ईएमआई एनएमआई का जो 3 लाख से लेके 5 लाख तक है, तब यह 55,000 तक आ जाता है। इसी प्रकार 5 लाख से 8 लाख है तो 60% तक आ जाता है, और 8 लाख से 10 लाख है तो 65 आ जाता है, और 10 लाख से ऊपर है तब आपको 75% तक आप अपने ईएमआई में पे कर सकते हैं सैलराइज सेगमेंट के लिए। लेकिन इसके लिए और भी कई क्राइटेरिया हैं कि उनके सिविल स्कोर जो है 750 प्लस होना चाहिए, और अगर यह नहीं है तो 70% तक दे सकते हैं। तो यह तो आप समझ ही गए कि आपके होम लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए पहले एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए और ईएमआई यानी कि पेइंग कैपेसिटी। जब भी आप लेंडर के पास जाएंगे तो सबसे पहला यही सवाल पूछा जाएगा, आपकी औकात क्या है। बेशक इस तरह से असभ्य भाषा का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे, लेकिन उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए टेक्निकली ईएमआई एनएमआई बनाया गया है, जिससे आपकी वास्तविक औकात, लेजिटिमेट औकात पता चल जाते हैं उस लेंडर को, और उसी के मुताबिक आपको लोन की राशि दी जाती है। तो यह तो है। अगला जो टेक्निकल वर्ड अभी तक आप सुनते रहे होंगे, एलटीवी रेशियो। यह क्या है? लोन टू वैल्यू रेशियो। अब यह वही चीज है कि आप एक मकान लेना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो निश्चित है आपके पास कुछ राशि होगी भी, स्वयं की राशि भी होगी ही। तो लेंडर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप अपनी राशि को भी वहां लगाएं, इन्वेस्ट करें, ताकि आपको उसके प्रति ज़्यादा लगाव हो। जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ज़्यादा लगाव बढ़ेगा, उस संपत्ति के सुरक्षा के प्रति भी रहेगा, उससे प्रेम जगेगा। इसीलिए 100% किसी भी कंडीशन में कोई भी लेंडर आपको नहीं लोन देंगे। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए क्यों करते हैं। लोन टू वैल्यू यानी कि वैल्यू अगर 10 लाख है किसी भी होम का, उसमें से आपको मैक्सिमम 90% ही वो देंगे, 10% वो मार्जिन रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका कुछ भी नहीं लग रहा है तो आप उसे बचाने के लिए भी कुछ भी प्रयास नहीं करेंगे, और जैसे जैसे आपका लगेगा इस तरह से आप प्रयास भी करेंगे। तो यह एक तरह का इमोशनल अटैचमेंट भी है, और इससे आपके लिए यह भी लेंडर जज कर लेते हैं कि आपकी इतनी औकात तो अवश्य ही है, कैपेसिटी है कि आप एटलीस्ट ये मार्जिन अमाउंट तो कर ही पाएंगे। अगर आप ये मार्जिन अमाउंट भी डाउन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप में यह योग्यता भी नहीं है कि इतने बड़े मकान के आप मालिक हो सकते हैं। तो यह तो वास्तविकता है। और यह तथ्य की बात करूं कि अगर 30 लाख तक है आप उस होम का कॉस्ट,
तो आपको 90% तक LTV दे दिया जाएगा, यानी कि मार्जिन सिर्फ 10% का होगा। इसी प्रकार जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, यानी कि 30 लाख टू 75 लाख का लेना चाहते हैं, तो इसमें 80% यानी कि 20% का मार्जिन, 20% का डाउन पेमेंट आपको स्वयं करना पड़ेगा। और इसी तरह से जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, यानी कि 75 लाख से ज़्यादा हो रहे हैं, तो 75% LTV हो जाएगा, यानी कि 25% मार्जिन होगा। लेंडर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जब आप 75 लाख से भी बड़ा का मकान लेना चाहते हैं, इमारत, आलीशान इमारत लेना चाहते हैं, तो आप में स्वयं इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसके 25% खर्चे को आप वहन कर सकें। इसीलिए यह मार्जिन बढ़ते जाता है। इसमें ये जो खर्च है हम बता रहे हैं प्राइसिंग में स्टाम्प ड्यूटी, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेज होते हैं उस स्टेट के मुताबिक, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज होते हैं, ये सब भी ऐड करना होता है। उनमें जो भी कॉस्ट लगा है यह टोटल प्रोजेक्ट के ही लगते हैं, बशर्ते ये सब जो मिसलेनियस खर्च हैं यह 10 लाख के अंदर हो। तो यह तो हो गया। अगली बात मैं करता हूं कि कितना अमाउंट हो, क्वांटम ऑफ लोन क्या हो, कितने एक मुश्त राशि आपकी हो। तो मैक्सिमम लोन अमाउंट जो होते हैं वो सबसे कम होंगे। किसमें से, कौन कौन से में कम होंगे? तो पहला तो यह है कि परमिजिबल EMI NMI रेशियो क्या है, मैंने डिटेल में पहले बता ही दिया। दूसरा होता है मैक्सिमम परमिजिबल LTV रेशियो, यानी कि कितना परमिट करता है EMI NMI रेशियो, और मैक्सिमम परमिजिबल LTV रेशियो क्या है, आप कितने का लेना चाहते हैं, जिसके लिए आप अप्लाई किए हैं, जिसमें कि सारे कुछ कॉस्ट कर दिया जाएगा। तो 15% ऑफ द कॉस्ट जो है फ्लैट है 50 लाख। इसी तरह से जो कम होगा यह एलिजिबल होगा। इसमें कई तरह के और भी प्रोजेक्ट शामिल होते हैं, जैसे रिनोवेशन या कोई सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, ये सब भी आप कॉस्ट में जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट के कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं ताकि आपका LTV बढ़ा हुआ मिल सकता है। अब रिम्बर्समेंट की बात की, यानी कि आप खरीद चुके हैं, बना चुके हैं साल भर के अंदर, तो आपको रिम्बर्समेंट भी कर दिया जाएगा। अब सबसे ज़्यादा सेंसिटिव वोलेटाइल इशू जो इंटरेस्ट रेट, क्या ब्याज की दर होगी, तो इस पर मैं बात कर लेता हूं। तो यह बढ़ते रहता है, और यह कैसे बढ़ता है, किस पर डिपेंड करता है? यह RBI रेपो रेट पर होते हैं, जो कि क्वार्टरली चेंज करते रहते हैं, उसी के आधार पर यह होते हैं। यह इसमें एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट जो EBR है, यह एक्सटर्नल बेंचमार्क यानी कि रेपो रेट जो करंट रेट है प्लस स्प्रेड अदर देन क्रेडिट रिस्क प्रीमियम जो कि 2.65% अभी है, इसी पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट जो होता है EBLR, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट EBR प्लस क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, यही दोनों को मिलाकर EBR और CRR जो कि RBI जारी करते रहती है, यही दोनों को मिलाकर EBLR बनता है। तो इसी EBLR के कितने % हैं, तो इस पर ही डिपेंड करेंगे आपके इंटरेस्ट रेट। हालांकि यह BPS में काउंट होते हैं, पॉइंट जो होते हैं, इनको पॉइंट में कई ऐसे अथॉरिटी हैं, उनके आधार पर यह चेंज किया जा सकता है। कई ऐसे क्राइटेरिया हैं, जैसे कि आपका सिविल स्कोर 800 है, तब हाउसिंग लोन, और 1 करोड़ से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ और हो जाएगा। तो इस तरह से कई क्राइटेरिया हम अगले वीडियो में EBLR को बड़े ही विस्तार में बताएंगे। अब मैं बात करता हूं कि प्रोसेसिंग ऑफ फी स्ट्रक्चर जो आपका काम किया जाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो लगेगा। तो अलग अलग लेंडर अलग अलग रेट प्रोसेसिंग फी रखते हैं, जो कि अक्सर 0.25 से लेके 0.5 तक हो सकता है। अब इसमें आपका संजोग है, निगोशिएबल है, 0.40% भी हो सकते हैं। इसमें GST भी लगते हैं, जो कि किसी भी केस में 10,000 से ज़्यादा नहीं हो, जो कि मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 30,000 होते हैं इसके ब्रैकेट में, प्लस GST। तो यह अलग अलग लेंडर से अलग अलग निगोशिएबल अमाउंट होते हैं। अब यही है कि कई प्रोजेक्ट जो होते हैं बिल्डर टाई अप किए होते हैं, तो बिल्डर टाई अप जब होते हैं तो यहाँ आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन आदि, तब यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट भी कम लगता है और प्रोसेसिंग फ़ी भी
कम लगता है। तो इस तरह से कई तरह से इसकी विस्तार बात है। इसमें आप पीएम आवास योजना का भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं, जिसको कि मैं विस्तार से अलग बताऊंगा। अब इसमें क्या होता है कि प्री क्लोज